गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक वितान का प्रथम अध्याय सिल्वर वेडिंग, जिसमें हम यशोधर जी के माध्यम से ये देख रहे थे कि किस प्रकार से जनरेशनों में जो गैप होता है उसके कारण विचारों में, संस्कारों में और परंपराओं में परिवर्तन आता चला जाता है। क्योंकि प्राचीन विचारों और परंपराओं को धारण करने वाला व्यक्ति अपने आधार पर आगामी पीढ़ी को चलाना चाहता है, परंतु आगामी पीढ़ी नए और आधुनिक संस्कारों के साथ अपने आप को आधुनिक बनाने का प्रयास करती है। परिणाम स्वरूप दोनों में तालमेल नहीं बनता, सामंजस्य की स्थिति नहीं आती और दोनों ही पीढ़ियों के बीच तकरार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर यशोधर बाबू का अपने संतान पर भी पूर्ण विश्वास नहीं है, इसलिए उसे विज्ञापन संस्था में 1500 रुपये की नौकरी भी उसे असाधारण दिखाई देती है। उसे ऐसा लगता है कि ये मेरा पुत्र इस योग्य नहीं है। यहाँ तक अपना हो चुका था। अब देखिए पेज नंबर 5। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं, अर्थात वो भी मूल संस्कारों से तो परंपरावादी है, परंतु क्या हो गया, संतानों के प्रभाव में आकर के, पुत्र पुत्री के प्रभाव में आकर के और संयुक्त परिवार से अलग होने के बाद वो आधुनिक संस्कारों को ओढ़ने में लगी हुई है। तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मौड़ बना डाला है। मतलब जो माता की मजबूरी होती है कि बच्चों का खुशी के लिए वो सब कुछ करने को तैयार रहती है, तो उसी मजबूरी ने क्या कर दिया है, उसको भी मौड़ अर्थात आधुनिक बना डाला है। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि संयुक्त परिवार में बड़े व्यक्ति का नियंत्रण होता है। तो परिवार का जो मुखिया था अर्थात उनके ताऊ जी, उनका नियंत्रण था। तो महिलाओं में एक दूसरे के प्रति तनाव का भाव होते हुए भी वो किसी से कुछ भी नहीं कह पाते थे। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जिठानियों की चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। अर्थात अब वो जो तकरार की स्थिति पैदा हो गई है, जो विचारों के अंतर्द्वंद की स्थिति पैदा हो गई है, इसके कारण उसे उस समय संयुक्त परिवार में रहने और उन संस्कारों को मानने में भी क्या लग रहा है कि मानो उसे बंधनों में बांधकर रखा गया हो। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर भी लागू करवाए, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। मतलब बच्चों के सामने भी वो अपने पति को ही निंदनीय कर्म करने वाला बता रही है। तब बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है, उन्मुख होकर यानी यशोधर जी से बात करते हुए सामने आते हुए कहती है कि तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो। सुविधा यानी अच्छी लगती हो, अर्थात वो भी उन परंपरावादी विचारों को उसी हद तक मानने को तैयार है जिस हद तक वो उचित हो, रुचिकर हो। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला नहीं हो सकता। साफ बात है। मतलब उन परंपराओं को क्या बता रही है, ढोंग ढकोसला बता रही है, जिनके ऊपर लकीर का फ़कीर व्यक्ति चलता रहता है। इस प्रकार धर्म, कर्म, कुल, परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकाओं का सा आचरण करती है। मतलब आधुनिक स्त्रियों जैसा आचरण करने लगती है। तो यशोधर बाबू क्या कहते हैं, शानियल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुआ से लोग करे तमाशे। मतलब वो कहते हैं, उसे चिढ़ा रहे हैं, एक तरह से व्यंग्य कर रहे हैं कि बूढ़ी जवान होने चली, उसके मुँह पर मुआ से आ गए हैं लोग, उसका तमाशा बनाए। अर्थात उम्र से तो ज़्यादा हो चुकी है और वो आधुनिक आचरण करके क्या कर रही है, लोगों के मजाक का पात्र बन रही है। कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं।
अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। क्यों? क्योंकि परंपराओं के विचारों को या परंपरावादी विचारों को मानने वाला वो एक व्यक्ति और सब आधुनिक विचारों को मानने वाले, तो क्या हो गया, परिवार में वो एक व्यक्ति जो सबका उपहास करता है उन परंपराओं के आधार पर, तो क्या होता है, वो खुद मजाक का पात्र बनता चला जाता है। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए, मतलब लंबी सांस छोड़ते हुए, यशोधर जी ने अपने आप से पूछा कि क्या ये बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता। अर्थात अब उन्हें घर गृहस्थी बुरी लगती है, क्यों, बात बात पर नीचा देखना पड़ता है, उनका अपमान होता है, उनकी बातों को कोई स्वीकार नहीं करता, उनके परंपराओं पर कोई चलता नहीं है, और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। कम्युनिटी यानी समाज के लिए डेडिकेट करना यानी समर्पित करना। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जति क्यों कहा, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी जो व्यक्ति थे, मतलब बचपन से ही वो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने विवाह नहीं किया था, इसलिए बाल जति कहा है उनको। जैसे जति यानी यति व्यक्ति होते हैं वो बाल ब्रह्मचारी होते हैं। किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं न कहीं ज़मीन ले ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर्ड होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब तो हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत है ना, उसने जितने लोगों के ऊपर उपकार किए थे, इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। क्यों? सबके अपने अपने परिवार होते हैं, तो किसी अन्य व्यक्ति के आ जाने से परिवार में हस्तक्षेप की अवस्था होती है, उनके सामने परिवार की स्थितियाँ प्रकट होने लगती है, तो कोई भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं करता। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा, फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन नहीं खा सका बेचारा। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई थी, बस रिटायर्ड होने के बाद मुरझाता और सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर है ना, समाज का, जाति का, मृत्यु का कारण पूछा, तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया कि जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ होगा से उनकी मृत्यु हो गई। अर्थात किसी को भी जानकारी नहीं थी कि उनकी मृत्यु किस कारण से हुई। अब जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर्ड होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है, ये जानते हैं यशोधर जी। अर्थात जब वो व्यक्ति मरता है तो उसकी मृत्यु के कारण को कोई भी नहीं जान पाता कि उसकी मृत्यु आखिर किस कारण से हुई, इसलिए ये कथन कहा गया होगा कि उनकी मृत्यु जो हुआ होगा से हो जाती है। ये जानते हैं यशोधर जी। बच्चों का होना भी जरूरी है। ये सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष, क्योंकि वो उन्हीं के मर्यादाओं को मानते थे, कृष्णानंद पांडे अर्थात किशनदा से सुनी हुई ये बात नहीं भूले हैं कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। मतलब सामान्य जीवन जिसे कह दो, सामाजिक जीवन जिसे कह दो, उसे यहाँ पर गधा पचीसी की संज्ञा दी है कि सब एक के पीछे एक चलते हैं और क्या करते हैं इसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको वो करना चाहिए जो आपके मन में हो, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुरापात की है, अर्थात शैतानी की है। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो का सिनेमा देखाना। कौन सा कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किशनदा ने नहीं कर रखा। लेकिन
अब उस स्थिति का उल्लेख किया गया है कि जब जिम्मेदारी सिर पर आकर गिरती है तो आदमी सारी शरारतें और मस्ती भूल जाता है। तो जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने ही आप ठीक हो जाएंगे। यह भी किशनदास से विरासत में मिला हुआ एक फ़िक्रा है, एक कथन है, एक वाक्य है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर लो। ये बहुत सत्य कथन है। आज की पीढ़ी के लिए भी ध्यान रखना कि आज की पीढ़ी पिता किस तरह कमा करके ला रहा है, कैसे उनका पालन पोषण कर रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं करते, उसके बारे में कभी कोई विचार मनता नहीं होता, कभी कोई पूछता नहीं है। बस आनंद प्राप्ति के लिए, पैसा प्राप्ति के लिए उनके पीछे लगे रहते हैं। अरे जब स्वयं पे जिम्मेदारी पड़ेगी तो पिता की जिम्मेदारियों का एहसास व्यक्ति को हो जाता है। यह बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया कहते हैं, तंजिया यानी व्यंग्यात्मक रूप से, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है वो बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनात होना यानी पिता का मौजूद होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। कि पिता मौजूद है तो बच्चे चाहे गैर जिम्मेदार हैं वो भी अपने माता पिता को अच्छे ही लगते हैं। धन्यवाद।